Hello students, this is lecture number 5 and the topic name is chemical properties of haloalkane. हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेन 3 टाइप के रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कौन से आते हैं देखो, SN1, SN2, SNI और SNAR। AR मीन्स एरोमेटिक के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड इसमें आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें E1, E2 एंड E1CB। और लास्ट इसमें आता है रिएक्शन विद मेटल। इसमें से देखो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं SN1, SN2, SNI, E1, E2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये 5 वाला होगा इसमें पूरा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा। सेकेंड वाले लेक्चर में आपका एलिमिनेशन कंप्लीट होगा और फिर रिएक्शन विद मेटल और एरोमेटिक का। तो इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना है लेक्चर नंबर 3 में, थोड़ा सा एक करेक्शन है, उसे देख लो। वो करेक्शन क्या है देखो, जो इलेक्ट्रोफाइल हमने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो होता क्या है देखो कि जब वो इस पॉइंट पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो Cl पे आ जाता है। तो Cl पे आने की वजह से क्या होगा देखो, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे गलती से प्लस चार्ज किया था, उसे आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है बस। रीज़न क्या है देखो, रीज़न क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वो किसने किया, इसके सामने वाले ने। जो ये बॉन्ड है इसमें इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसके पास तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसीलिए प्लस यहाँ पे आएगा। और वैसे ही आपने करेक्शन कहाँ पे करना है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज यहाँ पे करेक्शन करना है, ये प्लस यहाँ दिखाना है आपने। फिर क्या होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ये इसके बाद भी आएगा, जब हम एरोमेटिक पढ़ेंगे तो इसमें भी ये दोबारा डिस्कस होगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है और ये पूरा जीओसी वाला ही है। जो आपको लिखाया बस डिट्टो वही है। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने आपको कहा था ऑर्गेनिक में जनरली क्या रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसमें नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसे लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। तो इसके टाइप्स कौन कौन से देखो, SN1, SN2, SNI और SNAR। इसे 1 by 1 डिस्कस करते हैं। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल, यानी जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल डिटरमाइन करता है। दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। अब एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं। इसमें देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने इसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, RX + H2O। H2O यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है, तो यहाँ से क्या होगा, OH निकलता है बाहर और ये OH किससे सब्स्टिट्यूट करेगा, इस X को ये OH सब्स्टिट्यूट करता है और अल्कोहल बना देता है और यहाँ से क्या निकल जाता है, हैलोजन ग्रुप। तो इसकी मैकेनिज्म होती है 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। इस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये बहुत स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग होती है। इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं कई बार रिवर्सिबल टाइप से। तो पहले स्टेप में हम टर्सरी, क्योंकि टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है तो हमने टर्सरी का एग्जाम्पल ले लिया। दिस इज टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्सरी प्रीफर करता है, यहाँ से क्या होगा, Cl निकलेगा, तो Cl इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाता है, तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और ये बहुत स्लो स्टेप होता है। इसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जो रेट डिटरमाइन कर रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये ध्यान रखना है, ये शुरू से लास्ट तक यही चलेगा। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, वाटर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है।
अब ये अटैक करेगा, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन को देगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा H। अब फिर क्या होगा, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, CH3 एंड OH। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैकेनिज्म बता देते हैं। देखो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आपने यहाँ पे कोई ग्रुप लिया, कुछ भी ले लो यहाँ से, ठीक है। पहले स्टेप स्लो स्टेप होती है और उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ से क्या होगा, ये X बाहर निकलता है तो इसमें प्लस चार्ज आएगा और इसमें माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी हैलोजन की। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है और एक ही मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसके बाद देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो प्लस चार्ज है इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे वाटर हमने लिया हुआ है सॉल्वेंट, ये वाटर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको देगा, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसमें प्लस चार्ज, वाटर में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास से ले जाता है। तो फाइनली क्या बनता है, C और OH, यानी OH ने किसको रिप्लेस कर दिया, हेलोजन को। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और वो कौन सा, सबस्ट्रेट पे, यानी कि सॉल्वेंट पे या न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो RDS पे ही, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप पे ही डिपेंड करता है हर हमेशा। जो स्लो स्टेप होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। इसमें कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, इसीलिए ये रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। अब हम सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं हम यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को हम यूज़ करते हैं, इसे हम सॉल्वेंट इफेक्ट भी कहते हैं। आपके स्टेट बोर्ड में से लिखा हुआ है सॉल्वेंट इफेक्ट। तो हम लेंगे यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहले रोल ऑफ पोलर, पोलर का रोल क्या होता है, पोलर आपको पता है कि चार्ज होता है प्लस और माइनस चार्ज। अब पोलर का यहाँ पे रोल क्या होता है, देखो मेन रोल क्या है यहाँ पे पोलर का। तो पोलर का जो रोल होता है वो होता है बॉन्ड को, RX बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, इसे तोड़ना भी तो है। जो पहले से तोड़ने का काम करेगा वो कौन करता है, ये सॉल्वेंट। जब भी आप किसी चीज़ को पानी में डालोगे या किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होता है, वो टूट जाता है, डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व का मतलब वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो मेन काम क्या है यहाँ पे, जो RX बॉन्ड को तोड़ना, RX बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा, पोलर नेचर। जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा सॉल्वेंट माना जाएगा। तो वाटर होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80, यानी 80 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है औरों से। तो ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को तोड़ देता है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, डिजोल्व हो जाता है। रीज़न क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये 80 है जो सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कोई नहीं होता, ठीक है। तो पोलर का काम क्या है कि इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, RX बॉन्ड को तोड़ना, ये पोलर का नेचर है। अब प्रोटिक का नेचर क्या है, देखो प्रोटिक हम क्यों करें, प्रोटिक का मतलब जिसके पास H+ होगा, जो H+ देगा। जैसे वाटर होता है, वाटर H+ आयन देगा, तो जो भी कंपाउंड जिसमें H+ आयन देगा दैट इज कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का रोल क्या है, देखो प्रोटिक का रोल क्या है कि जैसे Cl निकला यहाँ से बाहर, Cl-, ये इसे चारों तरफ से क्या करेंगे, सराउंडेड कर देते हैं, इसको चारों तरफ से घेर देते हैं, ठीक है, जिससे दोबारा अटैक ना कर पाए किस पे, कार्बोकैटायन पे, ये दोबारा अटैक ना कर पाए। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, कार्बोकैटायन बना और Cl- बना। अब ये Cl- दोबारा भी तो इस पर अटैक कर सकता था, ठीक है। अगर Cl- क्योंकि माइनस और प्लस है तो प्लस तो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। पहले हमने पानी में डाला है, डिजोल्व, टूट तो गया, लेकिन ये दोबारा क्या हो सकता है, इसमें अटैक हो सकता है। तो इस अटैक को रोकने के लिए
हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल यानी प्रोटिक मॉलिक्यूल को लेना है। प्रोटिक का मतलब जिसमें H प्लस होगा, प्लस चार्ज जनरेट होगा, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, चारों तरफ से सराउंडेड कर देता है। अब ये दोबारा अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसको चारों तरफ से घेर लिया। तो घेरने की वजह से क्या होगा, अब ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता। इसीलिए अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वाटर का मॉलिक्यूल ही इस पर अटैक करेगा। तो ये रीज़न है कि प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, एप्रोटिक नहीं लेंगे हम जिसके पास H प्लस होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अल्कोहल हो गया C2H5OH, ये H प्लस दे सकता है। एसिड हो गया CH3COOH, एसिड का काम ही होता है H प्लस देना। तो जो भी प्रोटिक वाले होंगे वही सॉल्वेंट को हम यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, वाटर होता है, उसके बाद अल्कोहल होता है, इसके बाद एसिड होता है। ये आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। SN1 ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिससे हीट निकल रही है। रीज़न क्या होता है, देखो CCl बॉन्ड वीक होता है और CO बॉन्ड, क्योंकि CO बॉन्ड बनेगा और CO बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है और CO बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसके बनने से, इसके फॉर्मेशन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है और इसके बनने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल हीट या एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये लो टेम्परेचर में होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि हर हमेशा SN1 रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 जो रिएक्शन है वो क्या होगी, हर हमेशा लो टेम्परेचर पे होगी। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। इसमें तो केवल आपको ये याद रखना है कि लो टेम्परेचर पे होती है। रीज़न क्या आपको बता दिया। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जो कायरल कार्बन बनता है, यहाँ पे देखो ये प्लेनर बनता है। जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्लेनर बनता है। प्लेनर क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, तो प्लेन में होता है। अब यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। इसे कहते हैं रियर साइड से भी कह सकते हैं, रियर। अगर फ्रंट से करेगा तो इसे कहते हैं रिटेंशन। देखो हमने कई बार इससे पहले भी डिस्कस किया है, रिटेंशन यानी जिधर से Cl हट रहा है उधर ही OH आएगा। और अगर बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो क्या बनेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब अपोजिट, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, देखो OH माइनस आ रहा है। अब OH माइनस अटैक करेगा फ्रंट से, तो फ्रंट से अटैक करेगा तो बनेगा रिटेंशन, यानी जिधर Cl था उधर ही OH अटैच हो गया, उसी साइड हो गया देखो अटैच, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। और इन्वर्जन का मतलब हो गया बैक साइड से। जो ये न्यूक्लियोफाइल है अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, देखो ये पीछे से अटैक कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन है उसके पास। अगर रियर साइड से अटैक कर रहा है तो क्या होगा, इन्वर्जन, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। Cl था आपके पास इधर, OH उसके जस्ट अपोजिट में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये देखो कई बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक में रिपीटिशन होगा, एक बार आप समझ जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, यानी रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो पहला इसमें देखो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में कौन है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर CH3। मी का मतलब CH3 प्लस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जो टर्सरी होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, उसके बाद CH3 प्लस। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर ऐड करना। अभी हमने देखो सब में वाटर ऐड किया था, ठीक है। तो हर एक में वाटर ऐड करने पे किसका रेट फास्ट होगा, तो आपको दे दिया ऑप्शन CH3Cl बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH3 यहाँ Cl, यहाँ पे दे दिया बेंजीन रिंग CH3Cl और यहाँ पे दे दिया CH3CH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। ये हो गया आपका एलाइलिक और ये हो गया आपका बेंजाइलिक,
बेंजाइलिक, कई बार नाम से भी लिखता है वो, तो बेंजाइलिक क्लोराइड, ये एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है। ये टर्सरी हो गया। देखो अब आपको हर एक केस में क्या करना है, Cl को हटाना है। इसे Cl को हटाओ, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ Cl को हटाओ, यहाँ प्लस लगा दिया, इसमें Cl को हटाओ, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ पे Cl को हटाओ, इसे प्लस लगा दो, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इनमें से, ये वाला। इसमें देखो रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जिसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोलिसिस का रेट सबसे फास्ट होगा, थर्ड का। फिर देखो सेकेंड, मैंने आपको कहा था टर्सरी जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल से। बेंजाइल के कंपैरिजन में टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए सेकेंड। उसके बाद बेंजाइल फर्स्ट, और एलाइलिक का सबसे लास्ट में, क्योंकि एलाइलिक में देखो रेजोनेंस तो है लेकिन इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है। बेंजाइलिक में जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे एलाइलिक से, इसीलिए ये फोर्थ नंबर में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, देखो ये है आपका C इस तरीके से दे दिया, बोलेंगे बताओ हाइड्रोलाइसिस किस में ज़्यादा होगा या किस में SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपने देखना ये कौन सा है, ये है आपका सेकेंडरी, ये कौन सा है टर्सरी, ये कौन सा है ये है आपका, ये भी सेकेंडरी है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी हमने कहा था टर्सरी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसीलिए टर्सरी की वैल्यू ज़्यादा हो गई। उसके बाद देखो प्राइमरी, फर्स्ट वाला सॉरी, फर्स्ट क्यों होगा, देखो इसमें रेजोनेंस है, यहाँ देखो ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे देखो रेजोनेंस, जैसे ही मैं इसको Br को निकालूंगा यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस यहाँ पे रेजोनेंस कर जाएगा इसके साथ, यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसीलिए कौन सा होगा फिर फर्स्ट एलाइलिक, और लास्ट में होगा ये थर्ड वाला, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। एक और एग्जांपल देखो, हमें ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, C ये टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। अब आप सोचोगे कि इसमें रीअरेंजमेंट करवा दें हम, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ये टर्सरी हो जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीअरेंजमेंट को इग्नोर करना है रेट ऑफ रिएक्शन करने के लिए। पहले स्टेप में ही हमने देखना है कौन सा फास्ट हो रहा है, तो ये प्राइमरी है तो ये सबसे लास्ट में होगा, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, तो टर्सरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। रीअरेंजमेंट को रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने इग्नोर करना है। प्रोडक्ट भले ही रीअरेंजमेंट का बनेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन रीअरेंजमेंट से डिसाइड नहीं होगा। फिर आता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जितनी जल्दी क्या होगा, ईज ऑफ या एबिलिटी टू रिमूव, ईजली जितना लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। लिविंग है I-BrClF, ये भी आपको लिखाया हुआ, एक बार देख लेना आप लिविंग ग्रुप का। फिर है देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अभी हमने कहा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, तो वाटर यानी पोलर प्रोटिक नेचर वाटर का सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बेस्ट है ये। फिर एल्कोहल का 35, फिर एसिड का 5, तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी जल्दी ये क्या करेगा, ऐसे ब्रेक डाउन करेगा और उतनी फास्ट क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके बाद देखो इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं, देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे CD3CCH, यहाँ pH दे दिया, यहाँ CH2Br दे दिया, इसमें वाटर डाला, बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसके स्टेप फर्स्ट में क्या होता है आपको पता है, Br को निकालो और यहाँ प्लस चार्ज दिखा दो। तो पहले स्टेप में सेम होगा, Br को निकाला आपने, CDCH, यहाँ pH का मतलब फिनाइल ग्रुप है, प्लस चार्ज। अब ये प्राइमरी है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये टर्सरी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, 1 to H- शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये क्या होगा, H- यहाँ से यहाँ चला जाएगा और जो प्लस चार्ज है वो किसके पास आएगा, टर्सरी के पास ही, और यहाँ से H इसके पास शिफ्ट हो गया, इसे कहते हैं 1 to H- शिफ्ट, रीअरेंजमेंट होगा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बन गया आपके, सॉरी ये इंटरमीडिएट बन गया आपके पास कार्बोकैटायन। अब इंटरमीडिएट में वाटर ऐड करेंगे तो दो तरीके से हो सकता है,
ठीक है, दो तरीके से, कौन से, फ्रंट से भी और बैक से भी। अगर आप फ्रंट से अटैक कराओगे तो OH कहाँ पे आएगा, जहाँ से Cl निकला था या जहाँ से Br निकला था वहाँ पे OH आ गया। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, और एक है बैक साइड से, रियर साइड से। अगर आप बैक साइड से अटैक कराओगे तो कहाँ आया, OH अपोजिट साइड में चला गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, यानी एक D फॉर्म है और दूसरा L फॉर्म है। ये उसी के लिए होता है जो कायरल कार्बन होता है। अगर कोई कायरल कार्बन होगा तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो होगा। तो ये देखो D एंड L फॉर्म होता है, तो D और L फॉर्म को हम कहते हैं इनैंशोमेर पेयर, और इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें D और L लगभग 50-50% मिक्सअप होते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन हर केस में रेसमिक मिक्सचर बनेगा ये पॉसिबल नहीं है, या हर केस में इनैंशोमर बनता है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमने थोड़े डिफरेंट वाले ले लिए तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हों। अगर मिरर इमेज नहीं होते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, अब इसमें हम ग्राफ देखते हैं। तो देखो SN1 में क्या होता है, दो स्टेप होते हैं। देखो यहाँ से चला, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट हो गए, पहला स्टेप कंप्लीट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो पहले क्या था, आपने कोई कंपाउंड लिया था और ये टूटा, इसमें से X निकलेगा। देखो ये X निकल गया यहाँ से, तो ये प्लस चार्ज हो गया, यानी कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो गया, और ये X अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद देखो यहाँ से और यहाँ तक सेकेंड स्टेप हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड स्टेप होगा। अब सेकेंड स्टेप होगा तो फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप। तो ये सेकेंड स्टेप है। फाइनली मैंने कहा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या हुआ, ये अबव है देखो और ये नीचे है थोड़ा सा, यानी कुछ हीट क्या हुई यहाँ से रिलीज होगी, तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किस केस में होता है, SN1 की। तो अगर आपको ग्राफ बनाना है या स्टेप का पता करना है तो यहाँ से करो, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप, या फिर यहाँ से एक कंपाउंड ये बना और एक कंपाउंड ये बना, दो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे, यानी 2 स्टेप की रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन। SN2 में देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब 2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे CH3X लिया हमने, प्राइमरी क्यों लिया, क्योंकि SN2 प्राइमरी को फेवर करता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेते हैं हम जनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, जैसे एसीटोन वगैरह ले लिया हमने। तो इसमें क्या होगा, देखो X यहाँ से हटेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, और X यहाँ से हट जाएगा। तो ये SN1 और SN2 दोनों केस में सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है बस कि हमने कौन से चीज़ को हम ले रहे हैं। ठीक है, पहले हम मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। देखो मैकेनिज्म में 1 स्टेप की रिएक्शन होती है। सपोज ये कंपाउंड है, इसमें X है जो लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से लीविंग ग्रुप है। अब इसमें OH माइनस ने अटैक किया, तो OH माइनस जो भी लेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, ये ध्यान रखना है आपको। उसमें क्या था, वीक बेस चल जा रहा था, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेना है, क्योंकि अब ये वेट नहीं करेगा कि पहले ये निकलेगा और फिर मैं बाद में अटैच होऊंगा। तो SN2 में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं, और वहाँ पे क्या था, वीक बेस चल जाता था कि पहले वो इंतजार करेगा कि ये निकलेगा और फिर मैं अटैक करूँगा। ठीक है, और ये है कि ये वेट नहीं करता, ये डायरेक्ट अटैक करेगा। देखो ये माइनस चार्ज है, ये अटैक करता चला जाएगा और ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलता चला जाएगा। तो इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी 5 होती है जो हाईली अनस्टेबल है। दूसरा यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडेशन होता है, क्योंकि इसको काउंट नहीं करते हैं। एक निकल रहा है, एक अटैच हो रहा है, ये अटैच होता जा रहा है और ये निकलता जा रहा है। अब देखो ये हमेशा बैक से ही अटैक करेगा, हर हमेशा। फ्रंट से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्रंट में ऑलरेडी क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये फ्रंट से जाएगा तो यहाँ पे रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होने की वजह से इसमें फ्रंट से अटैक करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हर हमेशा इन्वर्जन ही बनेगा। ये देखो ये बैक से अटैक हुआ है, बैक वाला कंपाउंड ही बनेगा हर हमेशा।
यानी यहाँ पे इन्वर्जन ही होगा ऑलवेज, रिटेंशन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट देखो। मेन पॉइंट क्या है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप की होती है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकेंड ऑर्डर होता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी जल्दी ये X निकलेगा बाहर, और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा कितनी जल्दी ये अटैक कर रहा है। क्योंकि जितना स्ट्रांग होगा, देखो जितना स्ट्रांग होगा उतने जल्दी अटैक करेगा, और जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी निकल जाएगा। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या बाय मॉलिक्यूलर। बाय का मतलब दो मॉलिक्यूल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, दिस इज कॉल्ड बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ये केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा था आपने, अगर इसे डबल कर दिया 2x तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। कई बार वो कहता है कि अगर मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो क्या होगा, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर वो कहता है मैंने दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो दोनों की कंसंट्रेशन डबल की मतलब 2x 2 2 जा 4, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी यहाँ पे काइनेटिक्स को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे नो कार्बोकैटायन और नो रीअरेंजमेंट, अगर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आप कहीं सोचोगे कि ज़्यादा स्टेबल वाले की तरफ ले जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। और रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कितना ज़्यादा स्टेबल है, और आप इससे अलग से आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं निकाल सकते हो, ये केवल रिएक्शन के बीच में ही बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन एटम है, कार्बन के एटम के पास वो किस ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ट्रांजिशन स्टेट में, तो ये करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे। जो उसके आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो जो एंटी बॉन्डिंग होता है खाली ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को रखेगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे कार्बन कहाँ पे रखेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रखेगा इन ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो रही है, 5 हो रही है। तो आप बोलोगे 5 तो हो ही नहीं सकती है, अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखेगा वो, तो ट्रांजिशन स्टेट में वो कहाँ पे रखेगा, एंटी बॉन्डिंग पे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको पता होगा। सॉल्वेंट हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखो सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक करेंगे। एप्रोटिक मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ना हो, H+ नहीं होना चाहिए, लेकिन पोलर होगा। पोलर क्यों चाहिए हमें, देखो पोलर का भी मैंने रोल बताया कि वो CX बॉन्ड को तोड़ेगा। पोलरिटी क्या करेगी, CS बॉन्ड को तोड़ेगी, ब्रेक डाउन करेगी CX बॉन्ड को, इसीलिए हमें पोलर चाहिए होता है। जैसे एसीटोन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह DMSO डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, CH3S डबल बॉन्ड O CH3 से कहते हैं DMSO शॉर्ट में। ऐसी होता है DMF फॉर्माइल, डाईमिथाइल फॉर्माइल, यहाँ पे CH3N C डबल बॉन्ड OH, फॉर्माइल का मतलब ये फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ CH3। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लो टेम्परेचर के लिए। जितना लो टेम्परेचर रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, रीज़न क्या है, सेम है रीज़न। देखो जो CX बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू जो C और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और इसको तोड़ने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए क्या होगा, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट क्या होगी यहाँ से रिलीज होगी। ये ध्यान रखना, हीट यहाँ से निकलेगी, तो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, अदरवाइज ये सब सेम होते हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सेम होते हैं, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बस। अगर आपने लो टेम्परेचर रखा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और हाई टेम्परेचर रखा तो एलिमिनेशन हो जाता है। इसीलिए इस टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा है। अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने अभी आपको बताया था ये इन्वर्जन होगा, हर हमेशा ऑलवेज इन्वर्जन होगा। अभी आपको रीज़न बता दिया क्यों होगा। अब देखो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे SN2 रिएक्शन को। इसमें नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड,
एल्काइल हैलाइड का नेचर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि जो स्पेस में रिपल्सन है, रिपल्सन जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? स्लो हो जाएगी। इसीलिए उसमें उससे ज़्यादा उसका अपोजिट हो जाता है। देखो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप होता है, Me मतलब मिथाइल, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी सबसे स्लो होता है, ठीक है। रीज़न क्या है? देखो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा? टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। और मिथाइल ग्रुप में कुछ होता ही नहीं है, हाइड्रोजन होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए, ठीक है। तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतना रेट क्या होगी? स्लो हो जाएगी। सेकेंड है देखो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, अब ये देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, ये ज़्यादा पावरफुल है। ध्यान रखना, आपको अगर स्टेरिक हिंड्रेंस को चुनना है या ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चुनना है तो पहले हम प्रेफरेंस देते हैं ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को, ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न क्या है? देखो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, एक और दूंगे तो 5 हो जाएगी। तो 5 होने की वजह से क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है तो ये इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि 4 तो इसके पास पहले से ही है, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, और रिच की वजह से अनस्टेबल होगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। और इसका अपोजिट कर दो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इसमें स्लो हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन अपोजिट है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट को हम प्रेफरेंस देंगे स्टेरिक हिंड्रेंस से, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखो, ये है आपका CH3CO CH2Cl, दूसरा CH3Cl, तीसरा CH3CH2Cl, और चौथा CH3 का होल ट्वाइस CH और Cl। इसमें बताओ SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगी? तो हमने देखा ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। अब चारों प्राइमरी हो गए, सॉरी ये सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी तो सबसे लास्ट हो गया, 4 वाला सबसे लास्ट। अब प्राइमरी 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 में देखो बहुत ज़्यादा प्राइमरी हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3CO क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसकी वजह से देखो ये बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज़्यादा है, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन कौन देगा? फर्स्ट देगा। मैंने कहा था हम प्रायोरिटी किसे देंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। तो ये सबसे पहले होगा, फिर ये सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसे आप इसमें कर सकते हो। ये जरूरी नहीं होता कि दोनों अपोजिट होंगे। कई बार क्या होता है SN1 और SN2 दोनों एक ही प्रोडक्ट दे सकते हैं। कैसे? देखो ये दे दिया हमने कि कौन SN1 और कौन SN2 ज़्यादा करेगा, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। ध्यान रखना रेट किसका फास्ट होगा। अब देखो यहाँ से आपने Br हटाया, यहाँ प्लस चार्ज आया, ये प्राइमरी हो गया। यहाँ से आपने Br हटाया, ये प्लस चार्ज आ गया, ये भी क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। अब दोनों प्राइमरी हो गए। अब क्या हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, यानी SN1 फर्स्ट की फास्ट हो जाएगी। दूसरा देखो SN2 के लिए मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, क्योंकि मल्टीपलसिटी लाने के लिए ये यहाँ से यहाँ रेजोनेंस करा देगा। तो इन दोनों केस में क्या होता है? SN2 रिएक्शन भी फास्ट होगी, यानी SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों फर्स्ट में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो हमें दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करना है, जरूरी नहीं है कि दोनों अपोजिट होंगे। अब देखो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमने कहा था अभी जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। जितना स्ट्रॉन्ग होगा या कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। OH माइनस, SN माइनस, O माइनस PH, S माइनस H, S माइनस PH ये स्ट्रॉन्ग में गिने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में गिने जाएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उतना क्या होगा? उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा SN2 का। तो ये देखो ये ऑर्डर भी दिया हुआ है कि किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी, ये ऑर्डर आपको दिया हुआ है।
कि SN2 में जो आपको ऑर्डर है वो इस तरीके से भी हो सकता है। तो आगे मैंने लिखाया भी हो, आपको देख लेना। अब है देखो नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर, तो मैंने आपको कहा था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर का मतलब जो क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। इसका काम क्या होता है, RX के बॉन्ड को तोड़ना। तो पोलर हमें इसलिए चाहिए कि इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। और एप्रोटिक क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का काम नहीं है, यहाँ पे केवल हमें अटैक करवाना है। यहाँ पे हमें Cl- को क्या नहीं करना है, सराउंडेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सराउंडेड, क्योंकि एक जगह से देखो, जैसे मैंने कहा RX है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करता जा रहा है और X निकलता जा रहा है। तो मुझे इस X को सराउंडेड करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हम इसको क्यों करेंगे, अगर आप यहाँ पे प्रोटिक लेते तो वो इसी को क्या करेगा, सराउंडेड कर देगा। ये प्लस चार्ज है, प्रोटिक क्या होगा, प्रोटिक मीन्स प्लस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज, ये इसी की स्पीड को स्लो कर देगा। अगर आपने सपोज करो क्या ले लिया, प्रोटिक ले लिया, तो प्रोटिक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की स्पीड को या रेट को स्लो कर देगा। स्लो क्यों करेगा, प्रोटिक होता है प्लस चार्ज H+ और न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज AC के साथ जो कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी रेट को स्लो कर देता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एप्रोटिक, जिसके पास H+ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें एसीटोन अभी हमने डिस्कस किया था, एसीटोन, DMSO, DMF, ईथर वगैरह जो होते हैं, दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो आपका सेकेंड भी कंप्लीट होता है SN2। SNI हम पहले डिस्कस कर चुके हैं SOCl2 में। अब लास्ट आते हैं हम SNAR पे। ये है लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या है इसका, देखो रीज़न क्या होता है कि ये जो रिंग है, रिंग खुद न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ओवरऑल कैसा नेगेटिव चार्ज है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, घूमते जा रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो चारों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये खुद किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और न्यूक्लियोफाइल के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि रिपल्सन होगा। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो इसको पॉसिबल कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आता है। तो फिर उसका एक तरीका निकाला गया, ठीक है। इसमें जनरली सिंपल कंडीशन में पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दो उसमें। और वो भी कहाँ पे लगा दो, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में। ऑर्थो या पैरा पोजीशन में आप क्या लगा दो, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। उससे क्या होगा, जैसे हमने इस रिंग में क्या किया, NO2 लगा दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो ये है आपका स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से। किससे खींचेगा, बेंजीन से। अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचने से क्या होगा, बेंजीन अब कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जितना ज़्यादा लगाओ उतना बढ़िया है। आपने 1 लगाया, 3 4 लगा दो, 5 लगा दो, मतलब 1 से ज़्यादा 2 3 लगा सकते हो। ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, मेटा पे लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेटा पे क्यों नहीं, क्योंकि ये जो Cl होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जो भी रेजोनेंस होगा वो ऑर्थो और पैरा पे ही होगा, मेटा पे नहीं होगा। मेटा पे करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होने का, ठीक है। अब जैसे आपने ऑर्थो या पैरा पे लगाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये OH- किसको हटा देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा Cl को, और ये खुद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो समझ में आया कि रीज़न क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे OH- ने डिस्प्लेस, यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और AR का मतलब इन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी बेंजीन रिंग में हो रहा है ये, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया SNAR, ठीक है। अब इसका देखो मैकेनिज्म में एक ही स्टेप होती है जनरली SN2 में, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिंग पे और कार्बो एनायन फॉर्म होगा। कैसे, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो क्या हुआ, अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इसने अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर दिया, अपने बाजू वाले पे, बगल वाले पे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 वाले पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया,
6 वाले पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? 6 पे। क्यों? इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, देखो यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हो आप? स्टेबलाइज कर सकते हो रेजोनेंस से। ध्यान रखना, जो ये रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि ऑर्थो और पैरा पे ही होना चाहिए। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये जो था ये नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बॉन्ड बन गया। अगली बार क्या होगा? फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी इधर चले जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ रेजोनेंस आपको। देखो ये था आपके पास रिंग, ठीक है, और रिंग में यहाँ पे आपने क्या किया था? बॉन्ड 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 ऑल्टरनेट सीक्वेंस में यहाँ Cl था, एक आपने NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान हो गया क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? इस Cl के पास जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दिया तो क्या होगा? इसमें यहाँ से Cl और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, तो इस C के पास तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? अपने पड़ोसी को। तो यहाँ देखो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। इसे 1 2 3 4 5 6 कर दो तो 6 में नेगेटिव आ गया। बाकी देखो बॉन्ड सेम रहेंगे। अब ये क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। तो इसके पास फिल हो गया, इसने 4 को इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज किसके पास हो गया? 4 के पास, और 5 और 6 के बीच में बॉन्ड, बाकी सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होने का। यहाँ Cl और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। अब फिर क्या हुआ? देखो ये घूम रहा है क्योंकि इसके काम है घूमना, तो ये किसके बीच में आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 और 4 के बीच में चला गया क्योंकि यहाँ तो जंप कर नहीं सकता, ये अपने पड़ोसी के पास, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो 3 तो फुलफिल हो गया, इसने सेकंड को दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे आएगा? देखो यहाँ पे बॉन्ड है, इधर बॉन्ड आ गया। अब जैसे यहाँ पे आएगा बॉन्ड तो ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन के पास। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ये तो फुलफिल है। अब इसने यहाँ से नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना दी। अब ये क्या होता है? यहाँ इसके नाइट्रोजन के पास ज़्यादा हो गया। देखो अब 5 हो नहीं सकते, 4 ही हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ठीक है, और बाकी सेम रहेगी कंडीशन। तो ये क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया। अब फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज से, ये रेजोनेंस आराम से स्टेबलाइज हो सकता है। ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये बॉन्ड अभी आ नहीं सकता क्योंकि इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने? 4 हैं, तो 5 तो हो नहीं सकते, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। अब इसके बाद देखो क्या होता है? इसके बाद इसको, ये किसको निकालेगा? Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा, और Cl को बाहर निकालेगा और उसके बाद क्या होगा? बॉन्ड Cl, क्योंकि Cl अपने साथ बॉन्ड ले जाता है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो Cl अपने साथ बॉन्ड ले गया। तो Cl बॉन्ड ले गया तो ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। तो फिर क्या होता है? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, न्यूक्लियोफाइल ये आ गया और NO2 ग्रुप यहाँ लग गया, बाकी सारी कंडीशन सेम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड SNAR, इसे कहते हैं SNAR। तो स्टेप सेकंड में देखो क्या हुआ? यहाँ से ये ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये फिर यहाँ से चार्ज इधर ही शिफ्ट हो जाएगा सेम। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तो इस तरीके से इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। तो ये मेटा पोजिशन में नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेटा में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आपको क्वेश्चन यही दे दिया उसने और उसने बोला ये Cl है और यहाँ पे NO2 ग्रुप दे दिया, तो इसमें फिर से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, मेटा में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज करोगे? तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं हो सकता, इसीलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें देखो मेन पॉइंट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि दोनों एक साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इंटरमीडिएट इसमें कार्बोनाइन बनता है। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं
और वो भी कहाँ होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कार्बन पे जितना ज़्यादा आएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब देखो ये रिएक्शन है, अगर आपके पास इसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो इसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। फिर यहाँ पे 2 ही लगे हुए हैं तो इसकी कम हो जाएगी, और यहाँ पे 1 ही लगा हुआ है तो इसकी सबसे कम होगी। तो ये देखो इसका एग्जाम्पल है कि अगर हमने क्या किया, ये रिंग लिया है, NO2 है, यहाँ पे C2H5OH है, कोई भी हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, देखो हाइड्रोजन प्लस चार्ज वाला, तो ये ET मतलब इथाइल, शॉर्ट में ET लिखते हैं। तो इसके लिए देखो एक ग्रुप है तो यहाँ पे कितना हुआ 300 डिग्री सेल्सियस और 10 ATM प्रेशर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होता है तब जाके रिएक्शन होगी। अब हमने क्या किया, एक की जगह पे 2 ग्रुप लगा दिए, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अब देखो टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ये रिएक्शन को आसान बना रहे हैं। टेम्परेचर देखो 150 डिग्री और प्रेशर 5 ATM प्रेशर, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। देखो अगर हमने क्या किया, तीनों जगह लगा दी, देखो 1 2 3 तीनों जगह लगा दिया, अब 3 विड्रॉइंग ग्रुप हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन और आसान हो जाएगी। तो हमें टेम्परेचर देखो केवल 75 डिग्री सेल्सियस और 2 ATM प्रेशर देना पड़ रहा है, और ये रिएक्शन क्या होगी, ईजिली हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। तो जितना क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये सेकेंड लेक्चर फिनिश होता है। थर्ड लेक्चर इसके बाद एलिमिनेशन का है नेक्स्ट लेक्चर, और एक है लास्ट लेक्चर होगा रिएक्शन विद मेटल। तो आज या कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू।